नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल विदाउट म्यूजिक मंत्रा में। दोस्तों, होपफुली आपने थंबनेल देख लिया होगा और आज के इस वीडियो में जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेष लगन के संबंध में, यानी कि मेष लगन की जो कुंडली रहती है उसी के संबंध में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि मेष लगन के जो इष्ट देव हैं, जो कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनकी पूजा तपस्या करना व्यक्ति के लिए, जातक के लिए फेवरेबल बहुत ही अच्छा रहता है जीवन पर्यंत। उनकी बात करेंगे और इसके बाद में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जो भी संबंधित ग्रह होते हैं वो स्पेसिफिक जैसे 12 हाउसेस होते हैं तो उनमें कैसा फल प्रदान करते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपनी कुंडली का विश्लेषण जब करवाते हैं तो एक कन्फ्यूज़न उनके मन में ज़रूर रहती है। वो समझ नहीं पाते कि उनके जो इष्ट देव हैं वो कुंडली के हिसाब से कौन से बनते हैं, कौन बनते हैं हमारे इष्ट देव। अक्सर ये सवाल पूछते हैं। मेरे पास भी बहुत से ऐसे व्हाट्सएप पे मैसेजेस वगैरह आते हैं और कॉल्स भी आती हैं जिसमें ये सवाल ज़रूर पूछा जाता है कि हमारी कुंडली के हिसाब से आपने एनालाइज करी है तो उसके हिसाब से हमारे इष्ट देव कौन से बनते हैं और कौन सा ऐसा ग्रह या देवी देवता है जिनकी तपस्या आराधना हम जीवन पर्यंत कर सकते हैं। और तपस्या आराधना करने से हमारे जीवन में जो है, जो एक भौतिक प्राणी, जो एक व्यक्ति की लालसा रहती है कि जीवन में अधिकाधिक उन्नति करें, तरक्की करें, खुशहाली जो है वो वृद्धि हो सके हमारे जीवन में, यानी कि जीवन को हम अच्छा कर सके, तो कौन से ऐसे ग्रह या देवी देवता हैं हमें बताइए। तो दोस्तों, आज से मैं एक नई श्रृंखला आपके साथ शुरू करने जा रहा हूँ और कुंडली के विभिन्न लगन जो रहते हैं 1 से 12, यानी कि मेष से लेकर मीन तक जो लगन रहते हैं, निश्चित तौर पर हम सभी के विषय में चर्चा करेंगे। मेरा यह प्रयास रहेगा कि हर कुंडली में जो भी इष्ट देव या इष्ट ग्रह बनते हैं उनके बारे में मैं विस्तृत जानकारी जितनी भी मेरे पास है मैं आपको प्रदान कर सकूं। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं और मैं अपेक्षा करता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक भी करेंगे और फैमिली और फ्रेंड्स, नियर एंड डियर वंस के साथ आप शेयर भी ज़रूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलिए। देखिए, सबसे पहले हम कुंडली के हिसाब से यदि हमें देखना है तो हमें जो है, आप देख रहे हैं सामने की जैसे ये मेष लगन की कुंडली है तो यहाँ जो 5 नंबर लिखा हुआ है, यानी कि हमें सीधा ही 5th हाउस पे आ जाना है। 5th हाउस पर हमें बेसिकली ध्यान देना है। और जैसे ये मेष लगन की कुंडली है तो ये ऊपर 1 लिखा हुआ है। जब भी 1 लिखा होता है लगन कुंडली में तो ये मेष लगन की कुंडली बनती है। और यहाँ पे 5 नंबर, यानी कि 5वां जो घर है वहाँ पे क्या राशि पड़ी? सिंह राशि। सिंह राशि के जो स्वामी बनते हैं वो सूर्य देव। तो बोलने का मतलब यह है कि मेष लगन की कुंडली में सूर्य देव जो हैं वो ईष्ट माने जाएंगे, यानी कि इष्ट देव माने जाएंगे। इनकी तपस्या उपासना करना मेष लगन के जातकों के लिए जीवन पर्यंत अच्छा फल देता है। और सूर्य देव जो है वैसे भी ग्रह के रूप में आप जानते हैं माने जाएंगे, यानी कि इष्ट ग्रह की बात करेंगे तब भी सूर्य देव और इष्ट देव की बात करेंगे तब भी सूर्य देव की पूजा उपासना करना इनके लिए फेवरेबल है। हालांकि मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि साथ में सूर्य ग्रह के आगे यदि ये चाहें तो ब्रह्म देव का पूजन भी कर सकते हैं। लेकिन इट्स बेटर कि देखिए, साक्षात हमारी जो सृष्टि, हमारी जो पृथ्वी है उस पर सूर्य देव विद्यमान है और अर्ली मॉर्निंग जैसे सूर्य के दर्शन करते हैं आप और उन्हीं की पूजा उपासना करते हैं मेष लगन के जो जातक रहते हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छा रहता है। जब भी देखिए, हर किसी के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, कभी प्रॉब्लम्स आती हैं जीवन में, कभी अच्छा चल रहा होता है, कभी जीवन में। तो उस हिसाब से यदि जीवन में कुछ ऐसा फेस कर रहे हैं, कोई ऐसी महादशा को आप फेस कर रहे हैं तो स्पेशली मेष लगन के जातकों के लिए एक तो ये चीज़ गांठ बांध लें वो कि कुछ जीवन में समझ आए या ना आए, और जीवन में जैसे जैसे मैंने बताया कि दशाएं फेवरेबल ना चल रही हो या कोई ऐसी दिक्कत परेशानी हो जो ना कहते बनता है ना सहते बनता है, तो उन हालातों में उनको अपने इष्ट देव की जो आराधना है, उपासना है, वो शुरू कर देनी चाहिए। अभी देखिए, इस कुंडली के हिसाब से जो इष्ट देव हैं वो सूर्य देव बने, तो यदि मेष लगन के जातक किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो सूर्य की जो उपासना करेंगे वो व्यर्थ कहीं नहीं जाएगी। और जो भी, चाहे किसी भी तरह की वो एक समस्या का सामना कर रहे हैं, उससे बाहर निकलने का रास्ता जो है वो इष्ट देव जरूर प्रदान करते हैं जातकों को। तो इसके संबंध में हमेशा ध्यान रखना चाहिए।
और दोस्तों जैसे आज ये मैंने श्रृंखला शुरू की है इष्ट देव से संबंधित, प्लस जो भी इष्ट देव के हिसाब से ग्रह बनते हैं वो हाँ कुंडली के 12 हाउसेस में कैसा फल देते हैं, इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। संभवतः इसी वीडियो में हम चर्चा करेंगे और कैसा रिजल्ट देते हैं। जितने भी ये 12 हमारे हाउसेस हैं उनमें जो सूर्य ग्रह हैं वो कैसा फल देंगे, इसके बारे में भी इसी वीडियो में चर्चा करेंगे। देखिए, किसी भी ग्रह के बारे में जानना पहले ये आवश्यक होता है कि डिग्री वाइज अंश के बेसिस पर कुंडली में कितना बल है, क्योंकि डिग्री वाइज ग्रह के पास जितना बल होगा तो उसी के आधार पर ये निर्णय किया जाएगा कि ग्रह जो है आपकी जन्म कुंडली में कैसा प्रभाव देगा। क्योंकि अपनी दशा अंतर्दशा जो मेन रूल आता है व्यक्ति के जातक के जीवन पर ग्रह का, तो वो डिग्री वाइज विवेचन करके ही व्यक्ति को कहीं ना कहीं आगे बढ़ना चाहिए। यानी कि बोलने का मतलब है कि यदि डिग्री वाइज किसी ग्रह के पास बल नहीं है तो आप कह नहीं सकते कि वो अच्छा फल देगा। ऐसे ही मतलब हवा में बात करने वाली बात हो जाएगी। इसलिए डिग्री को पहले उसकी विवेचना करना बहुत आवश्यक रहता है। आउट ऑफ 100 आप ये ले सकते हैं कि आउट ऑफ 100 जो रिजल्ट है स्पेसिफिक ग्रह मुझे कितना देगा। जैसे देखिए, रेमेडीज वगैरह करके थोड़ी सी डिग्री को बढ़ाया भी जा सकता है, बल दिया जा सकता है ग्रह को। लेकिन लगन के आधार पर जो कुंडली बनती है, जो आपके जन्म के बेसिस पर तैयार हुई है, वो तो आपको गॉड गिफ्ट ही मिला है। भगवान की कृपा से कम या ज़्यादा जितनी भी अंश पर आपका कोई भी ग्रह बैठा है वो तो आपके जन्म के साथ ही निश्चित हो गया है। तो ये इस कुंडली के हिसाब से जो ग्रह बनते हैं, ईष्ट ग्रह बनते हैं बोलिए या ईष्ट देव बनते हैं, वो सूर्य देव बनते हैं। अब बात करते हैं कि मेष लग्न की कुंडली में जो फर्स्ट हाउस हमारा रहता है वहाँ पे यदि सूर्य हो तो कैसा फल देंगे। देखिए, लगन में यदि सूर्य हो तो एक तो मेष लग्न है तो सूर्य उच्च के हो जाते हैं। यहाँ पे 1 नंबर जहाँ पे लिखा हुआ है तो उच्च के हो जाते हैं, और उच्च के होने के कारण अपनी दशा और अंतरदशा में बेहतरीन जिसे बोला जाता है रिजल्ट जो है वो सूर्य देव देंगे। और ये जो हिस्सा है, ये जो 4 बॉक्सेस देख रहे हैं, तो आप इस तरह से बोलिए कि त्रिकोण के स्वामी का त्रिकोण में आना, यानी कि ऊपर के बॉक्स में आना, त्रिकोण के स्वामी का त्रिकोण में आना बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि उच्च के भी तो हैं वहाँ पे। तो जातक के लिए सूर्य की स्पेशली जो दशा और अंतरदशा है बहुत अच्छे फल देती है, बहुत ज़्यादा जो है वो लाभान्वित कर देता है। जो ग्रह है, जो सूर्य देव है, बहुत ही ज़्यादा लाभ प्रदान करते हैं। हाँ, ये जरूर है, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कितने प्रतिशत, तो ये डिपेंड करता है सूर्य की अंश पर, सूर्य की डिग्री पर ये निर्भर करता है। देखिए, लगन में पड़ा हुआ जो सूर्य है, क्योंकि लगन जो है हमारी ओवरऑल पर्सनैलिटी को भी बोल्ड कर देगा। यहाँ पे सूर्य जो है बहुत ज़्यादा बोल्ड कर देगा। आप एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट की बात करें, ऑफिसर रैंक की जो हायर पोस्ट होती है, हायर ऑफिशियल्स के साथ जो कनेक्शंस रहते हैं वो बहुत अच्छे रहते हैं, कंसर्न बना रहता है, और एक रौबदार पर्सनैलिटी व्यक्ति की रहती है। और चाहे फिर वो आप आर्मी की बात करें या कोई भी ऐसे साहस से संबंधित भी यदि बात करें, मेन तो आपको गवर्नमेंट सेक्टर से ही यदि आप बोलें तो बहुत अच्छे लिंक व्यक्ति के हो जाते हैं। और यहाँ से क्योंकि लगन में बैठे हुए हैं तो सप्तम स्थान में जो दाम्पत्य का स्थान है वहाँ पर भी दृष्टि करेंगे तो दाम्पत्य से भी लाभ होगा। यानी कि इस तरह से आप बोल सकते हैं कि एडवांटेजेस, लाभ जो है वो पार्टनर से भी मिलेंगे। अभी पार्टनर जो है आप खाली जीवन साथी से ही जोड़ के ना देखिएगा, क्योंकि जो बिजनेस करते हैं, मान लीजिए गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं है, बिजनेस कर रहे हैं या उसके साथ में कोई और आप व्यापार कर रहे हैं, तो जो पार्टनर मिलेगा कहीं ना कहीं पार्टनरशिप में भी आपको लाभ ही मिलेगा, और उन लाभ में भी बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी जब जब आपकी सूर्य की दशा तो खैर एक बार आएगी महादशा, और अंतरदशा जब जब आएगी तो आपको जो है लाभ होता हुआ दिखेगा, विशेष तौर पर जो मेष लगन के जातक हैं उनके लिए। और वैसे भी इस कुंडली के लिए देखिए योग कारक ग्रह हैं सूर्य जो हैं, और अच्छे स्थान पर होने से एक जिसे बोला जाता है कि बहुत ही पॉजिटिव साइन में बैठे हुए हैं, उच्च के सूर्य होने के कारण अपना जब टेन्योर आएगा, अपना जब टाइम पीरियड आएगा, तो प्लेसमेंट के हिसाब, प्लेसमेंट तो अच्छी है तो उस हिसाब से डिग्री वाइज जितना ज़्यादा डिग्री पॉजिटिव होगी, युवा होंगे, उतना ही जो फल होगा उसको देने के लिए सूर्य जो हैं यहाँ पे बाध्य होंगे, स्पेशली अपनी दशा और अंतरदशा में।
अब बात करते हैं सूर्य ग्रह की। यदि सेकंड हाउस जो धन का स्थान, कुटुंब का स्थान, वाणी का स्थान होता है, वहाँ पे यदि सूर्य बैठते हैं सेकंड हाउस में तो कैसा फल देंगे। देखिए, इस कुंडली के हिसाब से जैसे मैंने योग कारक आपको बोले हैं, तो यहाँ पे भी वो अच्छा ही फल देंगे। और अब अति योग कारक ग्रह हैं तो धन का अभाव, जो धन के स्थान में बैठ गए हैं सूर्य, तो धन का अभाव तो आप भूल जाइए कि धन की किसी प्रकार की कोई कमी होने वाली है। और उसमें भी वही बात है कि डिग्री वाइज याद रखें आप, और सेकेंडली दशा अंतरदशा में परिवार का सहयोग भी मेन रूप से मिलेगा। यानी कि कोई भी जैसे एक व्यक्ति ढूंढता है कि सौहार्दपूर्ण रिलेशन, मिठासपूर्ण रिलेशंस जो हैं वो कुटुंब में बने रहें, वो बने रहेंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि देखिए, कुटुंब और धन और वाणी, वाणी यानी कि हमारा जो गला, वहीं वहाँ का स्थान है, तो यहाँ पे होने के कारण व्यक्ति की, जातक की जो एक वाणी है वो उग्र हो जाती है। वो नॉर्मल बात भी करेगा तो उसकी बात को थोड़ा सा एग्रेसिव वे में भी लिया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं वाणी में एक रौब जो होता है वो आ जाता है और उग्रता बनी रहती है। उसका मेन जो मूल कारण है वो ये है कि देखिए, सूर्य आप जानते हैं कि एक एग्रेसिव प्लैनेट है। दूसरे शब्दों में अगर और थोड़े सरलता से बताया जाए तो आग्नेय प्रधान, जो फायरी एनर्जी को होल्ड करते हैं सूर्य, और वाणी या कंठ पर यदि बैठ जाता है तो वाणी में उग्रता आना स्वाभाविक है। अभी देखिए, सेकंड हाउस से सूर्य ने जो दृष्टि है वो अष्टम स्थान पर डाली, तो इस दृष्टि के प्रभाव से अपनी मेहनत बोलिए या अपना जो हार्ड वर्क है, मेहनत के बेसिस पर और अपने स्वयं के बुद्धि कौशल के बल पर ऐसा जातक जो है अपनी प्रॉब्लम्स को खुद ही सॉर्ट आउट कर लेता है। और प्रॉब्लम से बाहर निकलने का रास्ता जो है वो कहीं ना कहीं सूर्य की इस दृष्टि के प्रभाव से मिलता है और समाधान करने का खुद ही मादा रखता है। अगेन, रिजल्ट डिपेंड्स अपॉन डिग्री, मैं बार बार ये बोल रहा हूँ। और मैं तो देखिए आपके समक्ष खाली फल बता सकता हूँ, क्योंकि रिजल्ट्स जो हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं आपकी जो डिग्री है उसके अकॉर्डिंग जो आपको रिजल्ट मिल रहे हैं वो 10% मिलें, 20% मिलें, 50 मिलें या 80% मिले या नियर 100 भी आपको मिल सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपके सूर्य जो हैं कितने बलाबल के साथ कुंडली में विराजित हैं। अब बात करते हैं थर्ड हाउस की। देखिए, थर्ड हाउस में जब भी सूर्य होते हैं तो एक चीज़ तो आप कंफर्म मानिए कि ऐसे जातकों के छोटे भाई का योग 110% बनता है। मतलब छोटे भाई उनके होने ही चाहिए, ऐसा योग बनता है। और एक चीज़ है, यहाँ पे सूर्य होने से मेहनत बहुत रहती है। और लास्ट में जब एक सेकंड हाफ आता है लाइफ का, ऑलमोस्ट आफ्टर 45, उसके पश्चात जो है रिजल्ट्स जो है वो कहीं ना कहीं फेवरेबल बोलिए या सकारात्मक हो जाते हैं। और दशा अंतरदशा में छोटी छोटी यात्राएं भी बहुत होती हैं। ना सिर्फ यात्राएं होती हैं बल्कि यात्राओं से लाभ भी मिलता है। लेकिन ऐसा जातक जो है वो मानसिक रूप से स्थिर नहीं रह पाता, यानी कि कहीं बैठे हैं तो उनका जो मन है वो कहीं और होगा, लेकिन बैठे वो वहीं होंगे शारीरिक रूप से। मानसिक रूप से उनके मन में कुछ ना कुछ चलता रहता है। और सूर्य की जो दृष्टि है थर्ड हाउस से सीधी सीधी आपके भाग्य स्थान 9th हाउस में पड़ेगी। और 9th हाउस में जब भी सूर्य की दृष्टि जैसे पड़ती है और वहाँ पे धनु राशि भी है, तो विदेश यात्रा का एक प्रबल योग बनता है। धर्म का भी ये स्थान है, पिता का भी ये स्थान है, तो कहीं ना कहीं धर्म में आस्था बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, आस्थावान होता है, इस तरह से आप बोल सकते हैं जातक जो है। और विदेश से लाभ भी प्राप्त होता है, पिता से विशेष लगाव भी होता है और पिता की केयर करने वाला भी होता है। भाग्यशाली रहता है, क्योंकि देखिए भाग्य का भी घर है ये, लक फैक्टर भी यहीं से देखा जाता है। तो बोलने का मतलब है कि हर क्षेत्र में जो है, जो जहाँ से नवम क्षेत्र संबंधित होता है वहाँ से सकारात्मक रिजल्ट ही प्राप्त होते हैं। फोर्थ हाउस की बात करते हैं, जहाँ पे सुख स्थान में, माता के स्थान में यदि सूर्य बैठते हैं, तो देखिए इसका मतलब ये है कि त्रिकोण का मालिक जो है वो केंद्र में विराजित है। तो बहुत अच्छा योग है, इनफैक्ट राजयोग माना जाता है इसे। और त्रिकोण का मालिक जब केंद्र में आए तो चौथे भाव में आया सूर्य, अपनी वही बात है कि दशांतर दशा में अंश बल देगा। तो देखिए, चाहे कहीं भी विराजित हैं, लेकिन अपने अंश बल के अनुसार ही आपको अच्छे बुरे प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो चौथा घर जैसे आप जानते हैं कि माता से संबंधित, मामा से संबंधित, खुद के मकान या वाहन सुख या जितने भी कंफर्ट्स होते हैं उनसे संबंधित होता है। तो कहीं ना कहीं इन्हीं चीज़ों में, भूमि, गाड़ी, मकान, वाहन, इनके सापेक्ष में यदि बात की जाए तो सकारात्मक रिजल्ट ही व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। माता से विशेष लगाव रहता है। जिस भी जातक की इस दौरान जैसे भूमि लेने की इच्छा है, मकान निर्माण करवाना चाहता है या गाड़ी की इच्छा हो,
तो और सूर्य की दशांतर दशा भी चल रही हो तो ये संभव हो जाता है। मतलब ये चीज़ें प्राप्त होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। और 4th हाउस में बैठ के जो है सूर्य जो है कर्म क्षेत्र पर भी दृष्टि डालेंगे। तो कर्म क्षेत्र पर जब दृष्टि डालेंगे तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं कर्म से जोड़ेंगे और उस कर्म से लाभ भी जातक को होगा। परिश्रमी बनाएंगे, हार्डशिप्स रहेंगी, कर्मठ रहेगा बेसिकली व्यक्ति जो है। जीवन में कैसी भी सिचुएशंस आ जाएं उनको फेस करने के लिए जीवन पर्यंत जो है अपना जो कर्मठता है और अपना जो एक मेहनत है उसको नहीं छोड़ेंगे। यानी कि बोलने का मतलब है कि कर्म से पीछे नहीं हटेंगे और रिजल्ट्स जो है वो पॉजिटिव मिलेंगे। ये बात याद रखिए कि देखिए कुंडली के जो इष्ट देव हैं वो सूर्य ही हैं और ऊपर से योग कारक हैं और फर्स्ट हाउस में तो उच्च के होने के कारण पॉजिटिव रिजल्ट्स जो हैं और भी बढ़ जाते हैं। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिए। तो बेसिकली फर्स्ट हाउस में बहुत अच्छे रहते हैं, सेकंड हाउस में भी अच्छे रहते हैं यदि वाणी को एक साइड में कर दिया जाए, क्योंकि वाणी में उग्रता आती है। थर्ड हाउस में उतने अच्छे रिजल्ट नहीं होते लेकिन एवरेज रिजल्ट्स मिलते हैं और मेहनत खूब रहती है। सकारात्मक परिणाम कुछ समय के पश्चात ही मिलते हैं। फोर्थ हाउस में सकारात्मक परिणाम मिलते हैं और कर्म क्षेत्र से जो दृष्टि का प्रभाव होने के कारण व्यक्ति को कर्मठ बनाते हैं। तो ऐसे जातकों को जो है मेष लग्न के स्पेशली जातकों को एक कार्य जरूर करना चाहिए कि यदि संभव हो तो जैसे ब्रेकफास्ट करने से पहले या कुछ भी ग्रहण करने से पहले उदित होते हुए सूर्य के जो अर्ली मॉर्निंग दर्शन करने के पश्चात या उनको जल देने के पश्चात ही कुछ ग्रहण करना चाहिए। और यदि जल देना आपके लिए संभव ना हो तो एटलीस्ट नमस्कार करना बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि देखिए इष्ट देव जो है वो निश्चित तौर पर आप पर कृपा करेंगे। और ये बात अलग है कि इस कुंडली के हिसाब से रतन किसे धारण करना है, नहीं करना है, कितने रत्ती का करना है, पाठ पूजन जो है, क्योंकि पाठ पूजन का अलग विधान, उसका अलग फल होता है, तो किसे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, जल देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, या पिता के साथ रिलेशनशिप्स जो होती हैं उनमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है तो क्या पिता के साथ रिश्ते सुधारे जा सकते हैं। तो इसका तो विवेचन देखिए वेरी करता है कुंडली टू कुंडली, क्योंकि बाकी ग्रहों की स्थिति को भी देखना आवश्यक है। तो यदि आप कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो करवा भी सकते हैं या स्वयं भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान जरूर रखें कि अलग अलग भाव में फल जो है वो अलग अलग होता है। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो जिसमें मैंने फर्स्ट हाउस से लेकर फोर्थ हाउस तक सूर्य के जो फल रहते हैं उनके बारे में आपको बताया है। और इसके अलावा जो मेष लगन की कुंडली बनती है उसके कौन से इष्ट देव हैं उनके बारे में मैंने विस्तृत चर्चा की है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट पार्ट में जो है हम अगले जो हाउसेस बच गए हैं उनके विषय में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। गर्मियाँ आ गई हैं, जीवों की सेवा के लिए तत्पर हो जाइए और किसी एक पुण्य कर्म को अपने जीवन का हिस्सा जरूर बनाइए। श्वान की हो, गाय की हो या फिर पक्षियों को दाना डालने की कोई ऐसा शुभ कर्म आप जीवन में आप साथ लेकर आइए और अपने जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भी भरिए और निश्चित तौर पर भगवान की जो आशीर्वाद है, ब्लेसिंग है, उनके लिए भी आप सज्ज हो जाइए। तो दोस्तों ये था एक वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।